हेलो। हेलो एंड वेलकम बैक। चलिए, तो हम लोग की जो बातचीत चल रही थी बच्चों पिछली बार, वो हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक के बारे में बात की थी। तो जैसा कि आपको मालूम है, इलेक्ट्रोस्टैटिक इलेक्ट्रोस्टैटिक ये इलेक्ट्रोस्टैटिक जो पूरा वर्ड है, ये दो हिस्से से मिलकर बना है। एक हो गया इलेक्ट्रो और दूसरा हो गया स्टैटिक। हम धीरे धीरे आगे जब बढ़ेंगे तो हम ये सीखते जाएंगे कि इस स्टैटिक के होने से क्या फ़ायदे हैं। देखो, ऐसा है कि ये मान लेना कि चार्ज रुके हुए होते हैं तो हम उसकी स्टडी करें, तो आप कहोगे सर रुके हुए चार्ज हैं तब तो आपने स्टडी कर ली। अगर चार्ज मूव कर रहे हैं तो क्या होगा, वो डायनेमिक स्टेट में है तो क्या होगा, और वो ज़्यादा काम के होते हैं। क्योंकि आप देखो, जब करंट फ्लो होती है तो क्या होता है, चार्ज रुके थोड़ी होते हैं, चार्ज तो तार के अंदर बह रहे होते हैं, डायनेमिकल स्टेट में होते हैं। तो जो करंट का हमारा व्यवहार है वो तो उस तरह से हम देखेंगे जब डायनेमिकल स्टेट में चार्ज होते हैं। और आप देखते हो कि जब तक चार्ज डायनेमिकल स्टेट में आते हैं, यानी वो करंट प्रोड्यूस करते हैं, तो वहाँ पर एक और तरह का फोर्स आ जाता है, इसको हम मैग्नेटिक फोर्स कहते हैं। इसका मतलब चार्ज का चलना एक सामान्य रूप से चलना नहीं है कि भाई कोई चीज़ थी रुकी थी और चलना शुरू कर दी। चार्ज जब चलेंगे तो अपने साथ इलेक्ट्रिक फील्ड तो उनकी प्रॉपर्टी ही है, लेकिन साथ ही साथ मैग्नेटिक फील्ड भी उसके साथ जुड़ जाएगी। अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड आपस में बहुत ही गहराई से गुथे हुए हैं। पूरी इलेक्ट्रोस्टैटिक, इलेक्ट्रोडायनेमिक और आगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी की जब आप स्टडी करते जाओगे तो आप इसी चीज़ को देखोगे कितनी गहराई से ये दोनों फील्ड आपस में गुथी हुई हैं, कितनी खूबसूरती से वो आपस में इंटैगल्ड हैं, और जो आगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी का मेन क्रक्स है, जो उसका मेन आउटपुट है, वो यहाँ से हमें पता चलता है। तो फिलहाल हम जब सोचते हैं कि हम इलेक्ट्रोस्टैटिक क्यों पढ़ रहे हैं, तो इसका सीधा सा मतलब ये है कि आप किसी बड़ी स्थिति का एक शुरुआती हिस्सा पढ़ रहे हो। आप चार्ज रुके होंगे, मान लो कोई आइडियल सिचुएशन है कि जब चार्ज रुके हुए हैं, तो जब वो रुके हुए हैं तो उस स्थिति में उनकी वजह से किसी पॉइंट पे फोर्स कितना लगेगा, उनकी वजह से किसी पॉइंट पे पोटेंशियल कितना होगा, उनकी वजह से किसी पॉइंट के ओरिएंटेशन का क्या असर पड़ेगा, उस पर फोर्स का क्या असर होगा, ओरिएंटेशन चेंज होने पर बहुत सारी जो क्वांटिटी हैं उनका क्या क्या असर होगा, ये सब हम पढ़ेंगे। समय के साथ साथ जैसे जैसे आप अपनी कॉन्सेप्चुअल बिल्डअप करते जाओगे तो आपको फिर धीरे धीरे डायनेमिकल कंडीशन के बारे में समझना होगा। तो कुल मिला के अभी इतना सोचो कि हम बहुत सारे, जिसको कहते हैं रायता फैल जाएगा अगर हमारे चार्ज मूव करना शुरू हो गए, तो उतनी ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन फैलने से पहले हमने पहले सरल सरल से चीज़ें आपको सीख ले, फिर हम आगे कॉम्प्लेक्स करते हैं। ये तो होता है भाई, पहले हम बिना पाई मात्रा के शब्द पढ़ते हैं, फिर उसमें पाई मात्राएं लगाते हैं, फिर कॉम्प्लेक्स और धीरे धीरे हम ग्रेजुअली कॉम्प्लेक्सिटी की तरफ जा रहे होते हैं। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक के बारे में ये है। इलेक्ट्रोस्टैटिक जुड़े हुए बहुत सारे प्रयोग थे। शुरू में अगर मैं बात कहूँ तो ग्रीक एक फिलोसफर थे थेल्स। तो थेल्स ने देखा कि अगर वो कुछ एम्बर एक क्या होता है, एक तरह का पदार्थ होता है, शायद वो किसी पेड़ की छाल से जो रस निकलता है उससे बनता है। तो एम्बर जो होता है, उस एम्बर को उन्होंने रगड़ा, उसकी रॉड को, तो देखा कि वो जो रॉड थी वो कुछ टुकड़ों को, कागज़ के टुकड़ों को या कुछ सूत को अट्रैक्ट करना शुरू कर देती है। तो इस बात को देखकर थेल्स काफ़ी ज़्यादा मतलब आप कह सकते हो, मतलब एक तरह से उत्साहित हो गए कि ये कैसे हो रहा है, ये मतलब ये क्या रहा है, कैसे हो रहा है। थेल्स उससे बहुत ज़्यादा मोटिवेट हुए। फिर समय हुआ, सेंचुरीज बीती, बहुत समय साल बीता, और उसके बाद फिर एक और वैज्ञानिक आते हैं पिक्चर में, बेंजामिन फ्रैंकलिन। थेल्स के लिए हम एक बार शुक्रिया करेंगे थेल्स को कि उन्होंने एम्बर जो होता है उसको इलेक्ट्रॉन कहते हैं ग्रीक भाषा में, तो उन्होंने इलेक्ट्रॉन से वो एक इलेक्ट्रिसिटी या इलेक्ट्रॉन नाम का एक शब्द उन्होंने बताया था, थेल्स ने, ग्रीक फिलोसफर थे। फिर जब बेंजामिन फ्रैंकलिन इसको पढ़ना शुरू करते हैं, ये सारी स्टडी कई सौ साल बाद, थेल्स के कई सौ साल बाद, शताब्दियों बाद, जब उनके बाद वो उस चीज़ को पढ़ते हैं, फिलोसफर की उस फिलॉसफी को, तो वो एक फ्लूइड थ्योरी के बारे में सोचना शुरू करते हैं। और उस फ्लूइडिक थ्योरी से वो दो तरह के फ्लूइड की बात करते हैं, एक पॉजिटिव फ्लूइड और एक नेगेटिव फ्लूइड। और थेल्स की
पद चिन्हों को फॉलो करते हुए वो उसको इलेक्ट्रॉन कहते हैं, नेगेटिव फ्लूइड को वो इलेक्ट्रॉन कह देते हैं। तो इस तरह से उसके बाद फिर वो न्यूटन के काम से, जो ग्रेविटेशन का काम था, उससे बहुत ही ज़्यादा मोटिवेट होते हैं और वो अपने साथी प्रेस्ले को वो मोटिवेट करते हैं कि वो भी ऐसा ही कुछ करें। बेंजामिन फ्रैंकलिन खुद क्यों नहीं कर रहे थे? क्योंकि बेंजामिन फ्रैंकलिन एक रिवोल्यूशनरी व्यक्ति थे। उन्होंने अमेरिका की जो क्रांति हुई थी, अमेरिका जब आज़ाद हुआ अंग्रेजी उपनिवेश से, उससे कॉलोनाइजेशन से, जैसे हम भारत अंग्रेज़ों के कब्जे में थे वैसे अमेरिका भी अंग्रेज़ों के कब्जे में था। कोलंबस के बाद की सारी प्रक्रिया वैसी ही हुई थी। तो इन्होंने भी आज़ादी की लड़ाई लड़ी और आपको शायद मालूम हो कि अमेरिका 4 जुलाई को अपना इंडिपेंडेंस डे मनाता है। तो जैसे हमारे यहाँ बहुत सारे क्रांति के अग्रदूत माने गए हैं, बहुत सारे लोग हैं जो उसमें भारत की क्रांति, भारत की आज़ादी में जिनका योगदान रहा है, ऐसे ही एक बेंजामिन फ्रैंकलिन भी रहे हैं जो अमेरिका की क्रांति में एक बहुत बड़ा योगदान थे। तो इतना मल्टीपल टैलेंटेड आदमी, उसने और लोगों को मोटिवेट किया। उसमें प्रेस्ले मोटिवेट हुए, उन्होंने कुछ काम किया, कुछ हद तक रिजल्ट देखा। फिर कैवेंडिश को उन्होंने मोटिवेट किया, उन्होंने देखा। लेकिन ये लोग जो थे, ये उस समय जो राजनीतिक उठापटक रही होगी, चाहे वो फ्रांस की क्रांति हो रही हो, चाहे इधर उधर क्रांतियाँ जो चल रही थी बहुत सारे, तो शायद या कोई भी कारण रहे हो, वो इस चीज़ को डॉक्यूमेंट नहीं कर पाए, उसको किसी पेपर के रूप में, किसी जर्नल के रूप में, किसी किताब के रूप में उसको कन्वर्ट नहीं कर पाए। ऑगस्टस कोलंबस जो थे, ये भी एक ऐसे ही वैज्ञानिक थे, एक इंजीनियर थे, किलों का निर्माण कर रहे थे, तोपों का निर्माण कर रहे थे। ये जब कैवेंडिश और इन सब की बातों को देखे तो इन्होंने भी, जब उनकी हेल्थ बहुत बिगड़ने लगी उस सब ट्रॉपिकल रीजन में काम करते करते, तो वापस से फ्रांस आ गए और यहाँ उन्होंने एक छोटी सी जगह पर, एक स्टेट उनका अपना एक था, वहाँ उन्होंने कुछ काम करना शुरू किया। उन्होंने प्रेस्ले के काम को देखा, उन्होंने कैवेंडिश के काम को देखा और उसके आधार पर उन्होंने एक टॉर्जनल बैलेंस, एक इंस्ट्रूमेंट को डेवलप करना शुरू किया। उस टॉर्जनल बैलेंस के अंदर मैग्नेटिक नीडल लगाई, पिच बॉल रखी, बहुत सारी चीज़ों को उन्होंने हिट एंड ट्राई करते अल्टीमेटली वो एक ऐसा डॉक्यूमेंटेशन तैयार कर पाए, जिस डॉक्यूमेंटेशन में वो कुछ बता पा रहे थे कि चार्जेस के बीच में फोर्स कैसे बढ़ता है, कैसे घट सकता है, तमाम तरह की पॉसिबिलिटी थी। ऐसा लोग कह रहे हैं, ऐसा लोग मानते हैं, ऐसे लोग के पास कुछ शायद एविडेंस है कि ये डिस्कवरी काफ़ी हद तक प्रेस्ले और कैवेंडिश के पेपर, मतलब उनके डॉक्यूमेंटेशन में थी, लेकिन चूंकि किसी ने भी उसको दुनिया के सामने रखा नहीं था, पब्लिश नहीं किया था, वो उनकी अपनी खुद की डिस्कवरी थी। और वो अब आई डोंट नो, मे भी शायद निगलेक्ट रह गई हो, या वो इतने ज़्यादा क्रिटिसाइज़ कर गए होंगे अपने काम को कि उसको नहीं देख पाए। जो भी रहा हो, अल्टीमेटली कूलम ने इसको पब्लिश किया। और कितना कॉन्फिडेंस है कि जून 1784 को कूलम ने इस डिस्कवरी को पब्लिश किया था, दुनिया के सामने रखा था। और आज हम जून 2023 में हैं। तो देख रहे हो आप, एक लंबा समय हमने यहाँ पर बिता दिया है, 16 साल इधर और 16 साल के बाद 230 और 23 और 16 9, तो 239 साल हो गए हैं। आज हम फिर जून के महीने में हैं और हम कूलम की इस स्टडी को पढ़ रहे हैं। तो इतना तक हम पिछला हिस्सा पढ़ चुके हैं। अब उन्होंने उसके बाद समय के साथ साथ क्या देखा कि जो चार्ज होते हैं, ऑब्वियस सी बात है, चार्ज 2 तरह के होते हैं, पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज। एक चीज़ मैंने आपको और बताई थी, बेंजामिन फ्रैंकलिन से होकर के कूलम और कूलम के बाद से अब तक कई चीज़ें हमारी चार्ज के बारे में परिवर्तित हो चुकी। हमारी जो सोच थी, हमारी जो समझ थी, उसमें काफ़ी ज़्यादा बदलाव आ चुका है, काफ़ी ज़्यादा एक्सपेरिमेंटली हम इक्विप्ड हो चुके हैं। तो जो बेंजामिन फ्रैंकलिन की थ्योरी थी, उस थ्योरी में फ्रैंकलिन एक फ्लूइडिक बिहेवियर की बात कर रहे थे, जो कि उस समय का एक ट्रेंड था। लोग कैलोरिक थ्योरी के लिए भी, रूम्सफोर्ड वगैरह भी उसके लिए बात कर रहे थे, और भी लोग बात कर रहे थे। तो बेंजामिन फ्रैंकलिन का जो शुरुआती और उनसे मोटिवेटेड जो लोग थे, उनका एक शुरुआती ओरिएंटेशन ये था कि चार्ज के लिए कोई फ्लूइडिक बिहेवियर जिम्मेदार है। लेकिन धीरे धीरे समय आते आते हम लोगों ने पाया कि चार्ज जो होते हैं डिस्क्रीटनेस को फॉलो करते हैं। हाँ, वो डिस्क्रीटनेस है, हो सकता है मैक्रोस्कोपिक लेवल पे देखने पर वो एक कंटिन्यूटी के रूप में दिखाई पड़े। ये बिल्कुल वैसा है जैसे अगर आपके पास एक नल है, ये आपका एक नल है, आपने इसको टाइट बंद किया है, इतना भी नहीं कि पानी ना गिरे। अगर टाइट बंद किया है तो इसमें से क्या हो रहा है, ड्रॉप बाय ड्रॉप पानी की बूंदें गिर रही हैं। फिर क्या किया आपने, इसको
थोड़ा सा खोल दिया, थोड़ा सा लूज कर दिया, तो देखा क्या कि ये जो पानी की बूंदें हैं ये जल्दी जल्दी गिर रही हैं, तो जो यहाँ पे पानी की धार है वो कुछ ज़्यादा ही आपके पास कंटिन्यूस ही है। आपने थोड़ा सा और खोल दिया तो आप ये देखते हो कि इसमें से एक इस तरह का एक धार बहनी शुरू हो गई। हम ये कहेंगे कि ये जो धार बह रही है ये कंटिन्यूस दिख रही है, पर असल में ये बहुत पास पास की जो बूंदें हैं ये उनका एक कलेक्टिव एफर्ट है। तो जो डिस्क है बूंद ही, जैसे आप इसको टाइट करोगे अगेन वो क्वांटाइजेशन जैसा कुछ होगा और वो धीरे धीरे फिर से ड्रॉप बाय ड्रॉप दिखना शुरू हो जाएगा। तो वही ड्रॉप जल्दी जल्दी गिरेंगी तो वो आपको कंटिन्यू दिखाई पड़ेगी। जैसे मैंने बताया था एक बुक होती है जो स्केच बुक है, उसको तेज़ी से अपने सामने ऐसे उसको फ्लिप करो तो उसके अंदर जो भी डायग्राम होता है वो मूव करता हुआ हमें दिखाई पड़ता है, हमें वो कंटिन्यूस दिखाई पड़ता है, जबकि सारे पन्ने डिस्क्रीट हैं, अलग अलग हैं। तो हमने कई चीज़ें समझ ली। हमने कहा कि पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज होते थे, डिस्क्रीट होते हैं, वो कंटिन्यू नहीं है कि जुड़े हुए हैं कि पीछे एक कैसे, वो अलग अलग होते हैं। हाँ, बहुत पास पास होने की वजह से हमें कंटिन्यू दिखाई पड़ते हैं। फिर हमने कहा कि जो चार्ज होते हैं ये एडिटिव की प्रॉपर्टी शो करते हैं। मतलब अगर आपने कहीं पर चार्ज Q1 है और वहीं पर चार्ज Q2 रख दिया तो यहाँ का ओवरऑल इफेक्ट कैपिटल Q होगा, जो कि इस Q1 Q2 का सम होगा, वो एडिटिव हो जाते हैं। अगर ये अपोजिट नेचर के हैं तो एक का प्लस है एक का माइनस है तो भी इनके बीच में ये माइनस साइन रहेगा और ये उसी हिसाब से अपने प्रभाव दिखाएंगे। तो ये देखा हमने। फिर हमने देखा कि चार्ज जो होते हैं वो क्वांटाइज्ड होते हैं, मतलब एक निश्चित मात्रा में चार्ज मूव करते हैं और वो छोटी छोटी मात्रा कितनी होती है, वो छोटी छोटी मात्रा होती है 1.6 × 10⁻⁹ कूलाम। SI यूनिट के में हम लोग बात कर रहे हैं। तो इलेक्ट्रॉन जो होते हैं इस यूनिट के हिसाब से चार्ज मूव करते हैं। तो अगर आपके पास कहीं पर सोचो बहुत सारा चार्ज है, Q चार्ज है, तो आप सोचो यहाँ कितने इलेक्ट्रॉन इकट्ठा होंगे। अगर इलेक्ट्रॉन ही वहाँ इकट्ठा है तो आप क्या करो, इसको एक इलेक्ट्रॉन के चार्ज से डिवाइड कर दो और जो वैल्यू आएगी वो हमेशा एक इंटीजर होगी, n होगा, जो कि फ्रैक्शन नहीं होगा, वो इंटीजर होगा हमेशा से। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि टोटल चार्ज किसी भी बॉडी पे जो होता है वो n टाइम E होता है और ये एक क्वांटाइजेशन की प्रॉपर्टी को शो करने वाला एक टर्म है। तो क्वांटाइजेशन हम लोगों ने पढ़ लिया था, तो हमने एडिटिव प्रॉपर्टी पढ़ी थी, क्वांटाइजेशन के बारे में पढ़ा था, ये सब चीज़ें हम लोगों ने इससे पहले वाले हिस्से में। और कंजर्वेशन या अगेन कंजर्वेशन था कि चार्ज कंजर्व होते हैं, वो क्रिएट नहीं करते, डिस्ट्रॉय नहीं करते, अपनी जगह छोड़ के बाहर जा सकते हैं, लिबरेट हो सकते हैं, कंज्यूम ही हो सकते हैं, बट क्रिएट और डिस्ट्रॉय नहीं किए जा सकते। इतना कुछ हम लोग कर चुके थे। और ये आपका पेज नंबर 6 है NCERT की बुक। चूँकि जैसा कि मैं थंबनेल लगाया तो थंबनेल कोई क्लिकबेट नहीं है हमारा कि मैं थंबनेल में कुछ कर दिया। थंबनेल मैंने लिखा है साफ साफ NCERT, उसके साथ आपका SC वर्मा और उसके साथ सिंगेज की बुक है। ये 3 किताबों को मानता हूँ अगर इन 3 किताबों का एक प्रॉपर कॉम्बिनेशन ले लिया जाए तो कोई भी JEE एस्पायरेंट या जो भी आप मेनली JEE जो एस्पायरेंट है उनका सारा काम पूरा हो जाएगा। देखो ऐसा नहीं है, बहुत कुछ करने की ज़रूरत नहीं है कि आपको बहुत सारा स्टडी मटेरियल ढूंढना है या आपको कोई दिव्य किताब आपको मिलने वाली जिससे आपके पास होने वाला है, या दुनिया में कोई ऐसा व्यक्ति है जो ऐसा कुछ क्रिएट करने वाला है जिसको आप बिना मेहनत किए आप इसमें सिलेक्शन ले लोगे। ऐसा कुछ नहीं होता और कहीं नहीं होता, जो है इसी से ही करना है। तो मेरे ख्याल से मेरा व्यक्तिगत अनुभव जो है, जो इतने साल का अनुभव जो भी है मेरे पास, उसमें मैं ये कह सकता हूँ कि अगर आपने सोचना सीख लिया है, सवाल को सोचना समझना और सोचना सीख लिया है, तो फिर आपको बहुत कुछ नहीं करना है। आपको 10,000 पर डे या 10,000 पर वीक क्वेश्चन नहीं सॉल्व करने हैं। आपको सोच के सिर्फ कुछ 100 क्वेश्चन ही सॉल्व करने हैं और उससे आपका सारा काम हो जाएगा। ये बिल्कुल वैसा है जैसे ना अगर कोई चीज़ जो पौष्टिक है, जो शरीर को फ़ायदा पहुंचाती है, उसको बहुत ज़्यादा नहीं खाना है। कायदे की चीज़ एक लिमिटेड मात्रा में खाओगे, तुम्हारे शरीर को हमेशा फ़ायदा पहुंचेगा। तुम सोचो कि भाई नहीं है तो बहुत सारा खा लें, वो नुकसान करता है। इस बात दिमाग के साथ भी ऐसा होता है। तो हम NCERT को फॉलो कर रहे हैं थ्योरी के लिए। उसके बाद SC वर्मा को मैं फॉलो करूंगा, कुछ हिस्सा उनका थ्योरी का है। SC वर्मा का मैं बहुत बड़ा फ़ैन इसलिए नहीं हूं क्योंकि मुझे मालूम है SC वर्मा की जो बुक है वो एक रसियन स्टाइल की बुक है और मैंने उन ओरिजिनल बुकों को भी पढ़ने का मुझे सौभाग्य मिला है जो SC वर्मा जी ने लिखी हैं, उनसे कई गुना ज़्यादा अच्छी हैं। लेकिन फिर भी चूँकि आपको उपलब्ध हैं, वो आउट ऑफ प्रिंट हो चुकी रसियन बुकें और मार्केट में उपलब्ध नहीं है, अमेजन पे भी उपलब्ध नहीं है। वो आपको लाइब्रेरीज़ मिलेंगी, आपको IIT या इस तरह किसी बड़ी लाइब्रेरी में आपको वो मिल जाएंगी।
शायद इसीलिए एस.सी. वर्मा जी को इस बात का काफ़ी ज़्यादा उनको ये उनके सौभाग्यशाली रहे हैं कि उन्होंने आईआईटी कानपुर में पढ़ाई की है। तो आईआईटी कानपुर में जब पढ़ रहे थे तो उस समय में रसियन किताबों का बड़ा क्रेज़ था और हमेशा से क्रेज़ रहा। अच्छी किताबें रसियन ने ही लिखी हैं साइंस की, अमेरिकन ने तो बर्बाद किया है उसको। तो उनको उस तरह किताबों से वो मोटिवेट हुए, उन्होंने उस तरह किताब लिखी थोड़ा अपने लोगों के हिसाब से, अपने भारतीयों के हिसाब से। आप देखोगे उनके जो न्यूमेरिकल्स है उसमें कई बार राम श्याम सीता गीता इस तरह के नाम आते हैं। जनरली इस तरह के नाम उन्होंने क्वेश्चन को थोड़ा सा इंटरेस्टिंग करने के लिए, इंडियनाइजेशन करने के हिसाब से उसमें रखा है, लेकिन जो उनके पीछे जो कॉन्सेप्ट, जो डेप्थ है, वो उन्हीं किताबों का है। उसका एक वानगी आप देखना चाहते हो तो इरोडो को देख करके आप जान सकते हो। लेकिन एनसीईआरटी बहुत अच्छी किताब है, थ्योरी के मामले में इनका कोई तोड़ नहीं है। तो एनसीईआरटी में थ्योरी के लिए यूज करूँगा, इसके क्वेश्चन यूज करूँगा। उसके बाद एस.सी. वर्मा जी की जो बुक है उसके भी कुछ क्वेश्चन में यूज करूँगा, जो ज़रूरी है सॉल्व करना उनको मैं सॉल्व करवाऊँगा। और उसके बाद जो सिंगेज है, सिंगेज इज़ अनदर बुक विच इज़ मोर इन्फ्लुएंस्ड बाय द अमेरिकन स्टाइल। तो जहाँ एस.सी. वर्मा जी की बुक रसियन स्टाइल की लिखी गई है, वहाँ सिंगेज की जो बुक है वो अमेरिकन स्टाइल में लिखी गई है। डायग्राम है, इलस्ट्रेशन है, लॉट ऑफ क्वेश्चन है। तो इट इज़ अ डिफरेंस ऑफ टू आइडियोलॉजीज़। एस.सी. वर्मा की जो किताब है वो ये कहती है कि यू नीड नॉट टू स्टडी अ लॉट, थिंक अ लॉट, थिंक। सो रसियन स्टाइल थी थिंक अबाउट द प्रॉब्लम, थिंक अबाउट द सिचुएशन, थिंक अबाउट द कॉन्सेप्ट। अमेरिकन स्टाइल क्या थी? डू लॉट्स ऑफ प्रॉब्लम, सी लॉट्स ऑफ फिगर्स एंड देन आप कुछ ना कुछ समझना शुरू कर दोगे। तो ये दो तरह के, एक सोच करके दिमाग के अंदर विजुलाइज करके, दिमाग के अंदर विजुलाइज करके सिखाने की तरफ है रसियन स्टाइल। एक के साथ साथ आपको डायग्राम दिखा करके फिर आगे उसको सोचने की तरफ है। समय के साथ साथ रसियन स्टाइल ज़्यादा प्रूव अच्छी है और अमेरिकन उतनी अच्छी, लेकिन अमेरिकन अट्रैक्टिव ज़्यादा है। तो मार्केट के हिसाब से अमेरिकन स्टाइल बहुत अच्छी है। तो हमने क्या किया, हमने रसियन स्टाइल की एस.सी. वर्मा जी को ले लिया, अमेरिकन स्टाइल की सिंगेज को ले लिया और इन दोनों से हम न्यूमेरिकल सॉल्व एग्जाम्पल ये सब करेंगे, उतना जितना आपके लिए पर्याप्त है। चलिए अब हम आज की कंटेंट जो है एग्जाम्पल नंबर 1.1 देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1.1 डिस्टोर कहाँ गया? एग्जाम्पल नंबर 1.1 है, पेज नंबर 6 पर। बहुत अच्छा सा एग्जाम्पल है, अपने आप में बहुत चीज़ें समझाता हुआ। ये कह रहा है कि अगर 10⁹ इलेक्ट्रॉन्स मूव आउट ऑफ अ बॉडी ऑफ टू अनदर बॉडी एवरी सेकेंड, हाउ मच टाइम इज़ रिक्वायर्ड टू गेट अ टोटल चार्ज ऑफ 1 कूलम ऑन द अदर बॉडी। तो मान लो बच्चों हमारे पास एक बॉडी है, ये बॉडी चार्ज है, इसको हमने शेड कर दिया, और दूसरी बॉडी है जिसमें कोई चार्ज नहीं है, अनचार्ज है। अब क्या होता है, इसमें से एक ट्रांजिशन होता है 10⁹ इलेक्ट्रॉन का पर सेकेंड, यानी एक बार में 10⁹ इलेक्ट्रॉन लेफ्ट से राइट चले जाते हैं। जैसे ऐसा होता है तो यहाँ से कुछ चार्ज हट जाते हैं। जाहिर सी बात, इलेक्ट्रॉन जब यहाँ चले गए तो कुछ चार्ज हट जाएंगे और कुछ चार्ज यहाँ पर आ जाएंगे। तो आप देख रहे हो जैसे ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होते हैं तो बॉडी नंबर ए से कुछ इलेक्ट्रॉन या कुछ चार्ज गायब हुए और बॉडी नंबर बी पर कुछ चार्ज आ गए। हम कह रहे हैं कितना समय लगेगा कि यहाँ के सारे चार्ज इस जगह से गायब हो करके इस दूसरी जगह पर पहुँच जाएं। तो बॉडी नंबर ए से बॉडी नंबर बी तक 10⁹ इलेक्ट्रॉन पर सेकेंड की रफ्तार से अगर ट्रांसफ़र हो रहा होगा तो कितनी देर में ऐसा हो जाएगा। और हमें एक चीज़ और दी गई है कि टोटल चार्ज जो ट्रांसफ़र होना है वो 1 कूलम है, यानी यहाँ शुरू में 1 कूलम चार्ज था और आपको ये 1 कूलम चार्ज इस तरफ शिफ्ट करना है। और रफ्तार क्या है, 1 सेकेंड में 10⁹ कूलम चार्ज जा रहे हैं। ये बिल्कुल वैसा है कि एक ठेले पर 100 संतरे रखे हैं, आप एक बार में 4 संतरे हाथ से दूसरे ठेले पर रखते हो, तो बताओ इस 1 सेकेंड में आप 4 संतरे भेजते हो, आपके पास 100 संतरे हैं, तो बताओ एक ठेले को खाली करने और दूसरे ठेले को भरने में कितना समय लगेगा। तो यहाँ पर सबसे पहले तो हमें यह पता करना पड़ेगा कि 1 कूलम चार्ज में इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, तभी तो हम बता पाएंगे कि कितने चार्ज हैं और कितने समय लगेगा। तो देखो यहाँ पर मेन यही कैच पॉइंट है। इन 1 सेकेंड 10⁹ इलेक्ट्रॉन्स मूव आउट ऑफ द बॉडी, ठीक है। Therefore, the charge given out in 1 second is, कितना चार्ज एक बार में जा रहा है। देखो हमने कहा कि एक सेकेंड में
10 टू पावर 9 इलेक्ट्रॉन जो हैं वो बॉडी ए से बी तक जा रहे हैं। ठीक है, अब एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज भाई कितना है, एक इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज है 1.6 इंटू 10 टू पावर -19 कूलाम्ब है। एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज है तो 10 टू पावर 9 इलेक्ट्रॉन का टोटल चार्ज कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 10 टू पावर 9 इंटू 1.6 इंटू 10 टू पावर -19। तो यानी कि एक सेकेंड में कितना चार्ज जा रहा है, तो चार्ज ट्रांसफर पर सेकेंड इज 1.6 इंटू 10 टू पावर -10 कूलाम। चूँकि ये +9 है, यहाँ -9 है, तो इतना कूलाम चार्ज एक सेकेंड में ट्रांसफ़र हो जा रहा है। उसके बाद लिखा है सो द टाइम रिक्वायर्ड टू अक्यूमुलेट अ चार्ज ऑफ 1 कूलाम कैन बी एस्टिमेटेड टू बी। अब बताओ, तो इसका मतलब है कि एक सेकेंड में कितना चार्ज ट्रांसफ़र हो रहा है, तो द बॉडी हैज़ चार्ज, बॉडी के पास चार्ज कितना था 1 कूलाम। तो यहाँ पे लिखेंगे टाइम टेकन इन ट्रांसफरिंग दिस चार्ज, टाइम टेकन इन ट्रांसफरिंग दिस चार्ज इज 1 कूलाम डिवाइड बाई 1.6 इंटू 10 टू पावर -10 कूलाम। ये अभी क्या हो जाएगा, अगर हम इसको देखें, द चार्ज ट्रांसफ़र पर सेकेंड इज़ इतना 1.6 10 टू पावर -19 कूलाम पर सेकेंड है, तो ये हो जाएगा पर सेकेंड। ठीक समझ रहे हो ना, यहाँ पर ये पर रेट निकाले ना, तो चार्ज ट्रांसफ़र पर सेकेंड कितना है 1.6 10 टू पावर -19 कूलाम पर सेकेंड। तो अब आप क्या करोगे, टोटल टाइम टेकन इन ट्रांसफरिंग चार्ज, टोटल चार्ज आपके पास था 1 कूलाम, आपने इस रफ्तार से चार्ज को ट्रांसफ़र कर रहे हो, तो ये ऐसे हो जाएगा 1 कूलाम अपॉन 1.6 इंटू 10 टू पावर -10 कूलाम, और ये पलट जाएगा, चूँकि कूलाम बाई सेकेंड है तो ये हो जाएगा सेकेंड बाई कूलाम, कूलाम कैंसिल हो जाएगा, सेकेंड आ जाएगा, और जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 1 अपॉन 1.6 इंटू 10 टू पावर 10, क्योंकि ये -10 है, ये ऊपर जा कर के +10 हो जाएगा। अब ऐसा करो, यहाँ 10 टू पावर 8 कर लो, और या 10 टू पावर, रुक जाओ, इसको डेसिमल करेंगे तो 10/16 हो जाएगा, 10 टू पावर 10 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 100 कर दो, एक जीरो इधर कर दो, 10 टू पावर 9 कर दो, 16 कर दो, 16 छक्का 96, तो 16 छक्का 96, तो कितना आएगा ये आ गया 6.25। सॉल्व एग्जाम्पल है, तो 9 सेकेंड। समझ में आया सेकंड क्यों है, देखो यहाँ पर चूँकि कूलाम पर सेकंड था तो वहाँ से सेकंड आ गया आपके पास। तो हमें इस बॉडी से इस बॉडी तक 1 कूलाम चार्ज ले जाने में, तब जब उसकी रफ्तार 10 टू पावर 9 इलेक्ट्रॉन पर सेकंड है, कितना समय लगेगा, 6.25 इंटू 10 टू पावर 9 सेकेंड। सवाल ये है कि इतने सेकेंड कितने घंटे बनाएंगे, और जितने घंटे होंगे क्या उसमें दिन बन पाएगा या उसमें साल बन पाएंगे। तो एक बात देख लो बच्चों, यहाँ पर 10 टू पावर 9 एक बड़ा नंबर है, ठीक है, बड़ा नंबर है, कई अरब सेकंड की बात है। तो ज़रा हम देख लें एक ईयर में कितने होते हैं, एक ईयर में कितने सेकंड होंगे। एक ईयर में सबसे पहले देखो 365 दिन होते हैं, अब लीप ईयर वो सब नहीं कर रहे हैं, 365 दिन होते हैं। एक दिन में कितने होते हैं, 24 घंटे होते हैं। 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं। तो इसका मतलब है 1 साल में इतने सेकंड होंगे, ठीक है। तो अब है कि इतने सेकंड में कितने साल होंगे, हमारे पास सेकंड है, हमें साल पूछना है, यानी कि आपके पास 1 सेकंड में कितना हो जाएगा, इसको डिवाइड कर दो, 365 इंटू 24, 3600 हो जाएगा। तो 1 सेकंड में कितने ईयर होते हैं, 1 सेकंड में होते हैं 1/this अमाउंट ईयर। तो अब है सवाल, अब मैं इसको यहाँ पे लिख दूँ। अब अगर सवाल आगे बढ़े, हमारे पास कितने सेकंड हैं बच्चों, हमारे पास सेकंड है, हमारे पास कितने सेकंड है, सो इन 6.25 इंटू 10 टू पावर 10 सेकेंड कितना हो जाएगा, 6.25 इंटू 10 टू पावर 9 डिवाइडेड बाई
365 इंटू 24 इंटू 3600, इस तरह से। ये नंबर हो सकता है आपको बड़ा दिखे, लेकिन इससे बड़ा नहीं होगा, ये बहुत बड़ा नंबर, 10⁹ एक बड़ा नंबर है। तो जैसा कि किताब हमें बताती है, जब आप ये सब गुणा भाग कर लोगे तो आपके पास सवाल आंसर आ जाएगा 198 साल, यानी कि यहाँ पे कह रहे हैं लगभग 200 साल हम मान ले, नियर अबाउट। तो इस तरह से एक कूलाम चार्ज को एक बॉडी से इस रफ्तार के साथ जाने में 200 साल लगेंगे। मतलब एक आदमी जिसने ये प्रयोग शुरू किया वो अपनी ज़िंदगी में ये प्रयोग नहीं देख पाएगा पूरा होता हुआ, शायद उसकी दूसरी पीढ़ी देखे। अगर हम माने कि हर व्यक्ति 100 साल जी रहा, हर पीढ़ी 100 साल जी रही है, तो अब मतलब 200 साल एक लंबा समय हो जाता है। तो इससे अब यहाँ पे लिखा है कि 1 कूलाम इज़ देयर फॉर अ वेरी लार्ज यूनिट ऑफ मैनी प्रैक्टिकल पर्पस। इसका मतलब ये है कि एक कूलाम चार्ज को इस रफ्तार से, अब ये कोई छोटी रफ्तार नहीं है, 10⁹ हम जोड़ते हैं, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। तो 10⁹ का मतलब होता है 10 करोड़। तो अगर एक सेकेंड में 10 करोड़ इलेक्ट्रॉन एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफ़र हो रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में एक कूलाम चार्ज को एक बॉडी से दूसरी बॉडी पे जाने में 200 साल लगेंगे। 10 करोड़ इलेक्ट्रॉन जब जा रहे हैं एक सेकेंड में, तब उसको 200 साल लगेंगे। तो आपके हिसाब से 10 करोड़ तो बहुत बड़ा अमाउंट होता है भाई, 10 करोड़ इज़ बिग अमाउंट। इतनी रफ्तार से भी 200 साल लग जाएंगे। अरे भाई, ये 1 कूलाम बहुत चार्ज होता होगा। लेकिन अभी हम देखेंगे कि ठीक है, प्रैक्टिकल पर्पस के लिए तो ये बड़ा चार्ज होता है। कैपेसिटर बनाना तुमको 1 कूलाम चार्ज स्टोर करने वाला बना ही नहीं पाओगे, पूरी पृथ्वी भर का आपको बनाना पड़ेगा कैपेसिटर। जब कैपेसिटर के टॉपिक पढ़ेंगे तो हम देखेंगे यहाँ पर। तो यहाँ से एक चीज़ हमें ये पता चल रहा है कि सामान्य रूप से एक कूलाम एक बड़ी यूनिट होती है। इसीलिए हम अपने सवाल जब कर रहे होंगे तो कई बार हम उसमें माइक्रो कूलाम, मिली कूलाम, पिको कूलाम, इस तरह की यूनिट, छोटी यूनिट यूज करेंगे। आगे लिखा है, इट इज़ हाउ एवर ऑल्सो इम्पॉर्टेंट टू नो वॉट इज़ रफली द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कंटेन्ड इन अ पीस ऑफ 1 क्यूबिक सेंटीमीटर ऑफ अ मटीरियल। तो अगर आपको लग रहा है 10 करोड़ इलेक्ट्रॉन एक बार में जा रहे हैं तो बहुत बड़ी मात्रा है, तो ज़रा सोचो, आप थोड़ा अंदाज़ा अपना बनाओ कि अगर आप कितने इलेक्ट्रॉन होते होंगे एक छोटे से कॉपर के टुकड़े में। तो उन्होंने कहा है कि अगर हमारे पास एक क्यूबिक कॉपर का टुकड़ा, इससे वो लूडो के पास से होते हैं ना, क्यूब जैसा, सोचो 1 सेंटीमीटर साइड वाला एक क्यूब है। हमारे पास एक कॉपर का क्यूब है, पासा है, कॉपर का एक पासा है जिसकी साइड 1-1 सेंटीमीटर, इतना बड़ा, 1-1 सेंटीमीटर इतना ही होगा, इतना बड़ा साइड वाला पासा है कॉपर का। तो इस कॉपर के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? इस कॉपर के अंदर 2.5 इंटू 10⁻24 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये देखो, ये नंबर देखो, यहाँ हम कह रहे हैं 10⁹ 10 करोड़ होते हैं, तो ये तो 10⁻9 से भी कई गुना ज़्यादा है, लगभग 3 गुना ज़्यादा। तो करोड़ों, हजारों, लाखों, करोड़ गुना इलेक्ट्रॉन होते हैं इतने छोटे से टुकड़े में। तो कहने का मतलब ये है, अगर आपको लग रहा है कि 10 करोड़ इलेक्ट्रॉन एक सेकंड में जा रहे हैं, तो कोई बहुत बड़ी मात्रा में इलेक्ट्रॉन नहीं जा रहे हैं, क्योंकि छोटे से टुकड़े में ही करोड़ इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो उसमें से खाली 10 करोड़ गए तो कौन सा बहुत चला गया? नहीं, ये बहुत बड़ी मात्रा नहीं है। हम क्या होता ना, हम जैसे करोड़ सुनते हैं तो हमें करोड़ से क्या समझ में आता है? या तो हमें रुपए समझ में आते, बहुत रुपया होगा भाई, ज़िंदगी बन जाएगी। या हमें इंसान समझ में आते, इतने करोड़ इंसान, अरे बहुत बढ़िया, बहुत ज़्यादा आबादी, बड़ा घना है। करोड़ से हमारा अनुभव कुछ अलग तरह का है। लेकिन जैसे ही इतने छोटे स्तर पर इलेक्ट्रॉनों के लेवल पर जो हम करोड़ कहते हैं, तो कुछ नहीं यार, एक करोड़ वहाँ अठन्नी चवन्नी वाला मामला रहता है। जैसे एक अरबपति आदमी है, उसका 2 रुपया कहीं कार में गिर गया, चला गया, फिसल गया, तो उसके लिए क्या हुआ? ठीक है, कुछ नहीं, कोई मतलब नहीं उसका। तो इस तरह से हमने एक अंदाज़ा देखा कि एक कूलाम चार्ज जो होता है प्रैक्टिकली ये एक बड़ा नंबर है। एक कूलाम चार्ज जो होता है वो प्रैक्टिकली एक बड़ा नंबर होता है। और हमें क्या देखना होगा? हमें देखना होगा कि प्रैक्टिकली हम किस लेवल के चार्जों को अपने यूज में ला रहे हैं। चलें, आगे लिखा है, आगे एक सवाल है कि एग्जाम्पल नंबर 1.2 है, हाउ मच पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज इज देयर इन अ कप ऑफ वाटर। हमारे पास एक पानी है
कप ऑफ वाटर है। अब कप ऑफ वाटर है 250 ग्राम का, एक पाव पानी, एक पौवा पानी लिए तुम बैठे हो, 250 ग्राम एक पौवा होता है ना, आधा किलो होता है 500 ग्राम, 1 किलो होता है 1000 ग्राम, तो पाव भर पानी 250 ग्राम पानी आप एक कप में लिए बैठे हो और आप सोच रहे हो कि चलो गुणा गणित करते हैं और पता करते हैं कि एक कप पानी में कितने चार्ज होंगे। हम ये क्यों कह रहे हैं कि पानी में चार्ज होंगे, क्योंकि पानी क्या है, पानी H2O मॉलिक्यूल है, H2O यानी एक ऑक्सीजन होता है उसके साथ एक हाइड्रोजन इस तरह से जुड़ा होता है, बॉन्डिंग स्ट्रक्चर है इसका, बेंड होता है। ऑक्सीजन में क्या होता है, ऑक्सीजन में 8 प्रोटॉन होते हैं न्यूक्लियस पे, 8 न्यूट्रॉन होते हैं न्यूक्लियस में और इनके चारों तरफ 8 इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे होते हैं, ठीक है ना। तो इसके अंदर न्यूट्रॉन पे तो कोई चार्ज नहीं होता है, तो इनके चार्ज की बात खत्म कर दे, हमें सिर्फ पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज जोड़ने हैं। तो यानी कि हमारे एक ऑक्सीजन के अंदर 8 प्रोटॉन है, 8 इलेक्ट्रॉन है और हर दोनों के ऊपर चार्ज 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम ही होता है। तो हम उस हिसाब से टोटल चार्ज भी जोड़ लेते हैं, मैग्नीट्यूड अगर हम जोड़ें तो हम जोड़ सकते हैं, लेकिन हमें पॉजिटिव नेगेटिव जोड़ना है। हाइड्रोजन में क्या होता है, एक प्रोटॉन होता है, एक इलेक्ट्रॉन होता है, यहाँ भी एक प्रोटॉन एक इलेक्ट्रॉन, तो जरा जोड़ो भाई, कितने प्रोटॉन हुए, 8 हाइड्रोजन, 8 ऑक्सीजन के और 2 हाइड्रोजन के 10, तो यानी कि एक मॉलिक्यूल के अंदर 10 प्रोटॉन हो गए, 10 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो अगर हमने हाइड्रोजन यानी H2O जो कि हाइड्रोजन जिसमें जुड़ा है H2O के मॉलिक्यूल में, अगर इसकी बात करें तो एक मॉलिक्यूल में हमारे पास कितने चार्ज हो गए, 10 प्रोटॉन, 10 पॉजिटिव 10 नेगेटिव। अच्छा, अब हम कह रहे हैं 250 ग्राम पानी जो है उसमें कितने मॉलिक्यूल होंगे। आपको ये कैसी बात कह दिया आपने, 250 ग्राम पानी में कितने मॉलिक्यूल। अब कोई ऐसा होता कि अब पानी तो कॉन्टिन्यूअस है, अब पानी कॉन्टिन्यूअस है तो हम कैसे गिने, कैसे उसमें कितने मॉलिक्यूल होते हैं। मान लो हमारे पास सुपर पावर, लेकिन वो तो कंटिन्यू है ना, पानी तो तुम सब एक जैसा होता है, मॉलिक्यूल तुम देख भी नहीं सकते। अब यहाँ आपको प्रणाम करना चाहिए अवोगाद्रो को। अवोगाद्रो ने कहा था कि किसी भी पदार्थ के एक मोल जो होता है, जो मोल संकल्पना है, मोल कॉन्सेप्ट है, वो कहता है किसी पदार्थ के एक मोल में जितने, एक मोल के अंदर कितने मॉलिक्यूल या होते हैं, 6.02 इंटू 10⁻23। तो अवोगाद्रो की संकल्पना क्या है, अवोगाद्रो कॉन्सेप्ट ये कहता है कि अगर आपने किसी पदार्थ का एक मोल ले लिया तो आप उसके अंदर 6.02 10⁻23 मॉलिक्यूल पाओगे। अब आप कहोगे ये मोल क्या चीज़ है, मोल क्या होता है, तो हमने कहा जैसे मॉलिक्यूल है तो मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर वेट ले लो। मॉलिक्यूलर वेट मतलब क्या है, मॉलिक्यूल जिन एटमों से मिलके बना है उनका वेट जोड़ जाड़ के आप ले लो। जैसे पानी है तो पानी क्या होता है, इसका मॉलिक्यूलर वेट आपको मालूम है, इसका एटॉमिक नंबर 8 होता है, तो ऑक्सीजन का मॉलिक्यूलर वेट हो गया 16 हो गया, और इनका होता है 1, हाइड्रोजन का 1 होता है, इस हाइड्रोजन का 1 है, 16 2 18। तो इसका मतलब है कि ऑक्सीजन का मॉलिक्यूलर वेट कितना है, 18। तो अगर आपने 18 ग्राम H2O लिया, यानी 18 ग्राम पानी लिया, तो उसे कहेंगे कि हमारे पास पानी कितने मोल है, पानी का 1 मोल है। वाटर का 1 मोल मतलब 18 ग्राम पानी। 18 ग्राम कहाँ से निकल के आया, चूँकि H2O मॉलिक्यूल जो है वो पानी के मिलके, जैसे पानी जो पानी कहते हैं, वो उसका मॉलिक्यूलर वेट 18 है। तो इस तरह से 1 मोल में 18 ग्राम होंगे। तो अब सवाल आया 1 ग्राम में कितने मोल होंगे, तो 1 ग्राम में होंगे 1/18 मोल। तो उस तरह से 250 ग्राम में कितने होंगे, तो 250/18 मोल। तो इस तरह से हम ये जान जाएंगे कितने मोल हैं। 250 ग्राम पानी में H2O कितने मोल हैं, इतने। अच्छा, एक ग्राम मतलब 1 मोल के अंदर कितने मॉलिक्यूल होते हैं, तो 250/18, और 1 मोल में होते हैं 6.02 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल। तो इसका मतलब है 250 ग्राम पानी के अंदर कितने 250 ग्राम पानी के अंदर कितने मॉलिक्यूल होंगे, वो आपको पता चल जाएगा। और फिर हमने कहा एक मॉलिक्यूल में कितना चार्ज है, एक मॉलिक्यूल के अंदर 10 प्रोटॉन है और 10 इलेक्ट्रॉन है।
तो अगर हमारे पास टोटल इस सबको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास मालूम चल जाएगा कि 250 ग्राम पानी में कितने H2O के मॉलिक्यूल हैं, और फिर हम उसको 10 से गुणा कर देंगे तो उतने प्रोटॉन आ जाएंगे, और 10 से गुणा कर देंगे तो उतने इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। किसी से भी गुणा कर दो 10 से, उतने प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन वहाँ पर पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। जरा देखिए इस सॉल्यूशन को, यहाँ लिखा है लेट अस अज्यूम दैट द मास ऑफ 1 कप ऑफ वाटर इज 250 ग्राम। ठीक है, हमने मान लिया द मॉलिकुलर मास ऑफ वाटर इज 18 ग्राम, जैसा कि मैंने बताया है 1 मोल ऑफ वाटर इज 18 ग्राम। तो 1 मोल पानी में मतलब 18 ग्राम पानी कहोगे। देयरफॉर द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इन 1 कप ऑफ वाटर, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल 1 कप यानी 250 ग्राम में कितना होगा, 250 ग्राम बटे 250 बटे 18 गुणे 6.02 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल यहाँ पर होंगे। ईच मॉलिक्यूल ऑफ वाटर कंटेन 2 हाइड्रोजन आइटम। ठीक है, ये हो गया। 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 10 प्रोटॉन होते हैं। हेंस टोटल पॉजिटिव एंड टोटल नेगेटिव चार्ज हैज़ द सेम मैग्नीट्यूड। जाहिर सी बात है, जितना पॉजिटिव उतना नेगेटिव है, तो दोनों गुणा करने की जरूरत नहीं, आप किसी गुणा करके जान जाओगे। तो आपके पास अगर हम कहें टोटल पॉजिटिव या टोटल नेगेटिव चार्जेस कितने हो जाएंगे, 250 बटे 18 गुणे 6.02 गुणे 10⁻23 गुणे 10। इतना जब सॉल्व करोगे प्यारो तो तुम्हारे पास जो आंसर आ जाएगा वो हो जाएगा 1.34 गुणे 10⁻7 कूलाम। तो 1 कूलाम, हम वहाँ पिछले एग्जाम्पल में 1 कूलाम करे थे। 1 कूलाम बहुत बड़ा चार्ज होता है, प्रैक्टिकली हम अगर एग्जाम्पल और सब सॉल्व करेंगे तो। लेकिन यहाँ देखो 250 ग्राम पानी के अंदर 10⁻7 कूलाम पॉजिटिव चार्ज है, और इतना ही 10⁻7 कूलाम नेगेटिव चार्ज भी है। तो इस चीज़ को आपको आगे जब हम सवाल करेंगे, थोड़ा सा आपको सवाल का कॉन्टेक्स्ट समझना होगा कि अब एक तरफ तो हम कह रहे हैं 1 कूलाम चार्ज बहुत बड़ा चार्ज होता है, इतना बड़ा चार्ज होता है कि उतना बड़ा कैपेसिटर नहीं बना सकते। वहीं दूसरी तरफ हम कह रहे हैं कि 250 ग्राम पानी के अंदर 10⁻7 कूलाम होते हैं। तो ये तो दोनों कॉन्ट्रडिक्टरी बात हो गई। एक तरफ आप करो 1 कूलाम बहुत बड़ा चार्ज होता है, एक तरफ कह रहे हो कि 10 लाख कूलाम तो 250 ग्राम पानी में होते हैं। तो ज़रा इसको समझने वाली बात यह है कि अगर हम चाह रहे हैं किसी जगह पर, किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर, किसी कैपेसिटर पर एक ही तरह के चार्ज इकट्ठा करें, तो 1 कूलाम चार्ज एक ही तरह के इकट्ठा करने में हमारे पास मतलब हमें बहुत बड़ा कैपेसिटर बनाना पड़ेगा, एक बहुत बड़ा अरेंजमेंट करना पड़ेगा। अगर हम सिर्फ एक प्लेट पर सिर्फ निगेटिव चार्ज और एक प्लेट पे पॉजिटिव चार्ज रखें जिनकी क्षमता 1 कूलाम हो। लेकिन भगवान ने, प्रकृति ने ऐसा रचा है मॉलिक्यूल को कि छोटी सी जगह पर कितना सारा इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, और न्यूक्लियस के अंदर कितना सारा प्रोटॉन भर दिया उन्होंने। तो गॉड इज़ अ सुपर क्रिएटर। उसने ऐसी उसके पास ऐसी गणित है उनके पास कि उन्होंने बहुत ही छोटी जगह पर बहुत सारा चार्ज भर दिया। लेकिन जब हम एज अ ह्यूमन उसको किसी बड़े स्ट्रक्चर पर रखना चाहते तो हमें लगता है अरे ये कूलाम चार्ज तो रखने में हमारी छींकें निकल जाएंगी, जबकि उन्होंने 250 ग्राम पानी में 10⁻7 कूलाम चार्ज भर दिया। ये इसलिए चूँकि उन्होंने मॉलिक्यूल रचे, उन्होंने एटम रचा है, एटम की रचना है, मॉलिक्यूल की रचना है। तो ये सारे ऑब्जेक्ट बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड तरीके से एक दूसरे के साथ जुड़ते हैं। इसीलिए मॉलिक्यूल का बनना एक बहुत आसान सी प्रक्रिया नहीं है। हमने कहा एक हाइड्रोजन आया, ऑक्सीजन जुड़ गया और हमारा बन गया H2O मॉलिक्यूल। इतना आसान नहीं होता है। इसको समझने में हमने कई 50 साल लगा दिए हैं। क्वांटम मैकेनिक्स की गहराई से गहराई वाली कॉन्सेप्ट डेवलप की है, तब पता चला कि आखिर बॉन्ड कैसे बनते हैं, मॉलिक्यूलर थ्योरी कैसे होती है, ऑर्बिटल्स क्या होते हैं, एटॉमिक ऑर्बिटल क्या होते हैं। वो सारा कुछ बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, और वो इसलिए है क्योंकि बहुत थोड़ी जगह पर बहुत सारे चार्ज हैं जिनको सेट होना है। ठीक है, आगे आने वाले समय में आप इसको देखते जाओगे और अच्छे समझते जाओगे। तो आज हम यहीं पर रुक रहे हैं। हमें ये 2 एग्जाम्पल आपको बताने थे। बहुत अच्छे एग्जाम्पल हैं, बहुत ही प्रोफाउंड एग्जाम्पल, बहुत कुछ इनके अंदर है जिससे हम चीज़ों को समझ सकते हैं। अगला जो हम टॉपिक उठाएंगे that will be definitely the Coulomb law. That is a very fascinating law. That will be the Coulomb law. ठीक है, चलिए फिर अगली क्लास में मिलते हैं आपसे Coulomb law के साथ में। Have a nice day. Take care. Bye bye.